अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मास्टर बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट हुआ था और उसके पहले लेक्चर के अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर तमाम वो बातें की जो कि हमने इसकी बेसिक में समझनी थी। और हमने टाइप्स के हवाले से जो बात की उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया भी था कि मास्टर बजट ही डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, प्रोडक्शन बजट, ओवरहेड्स के बजट, कैश कलेक्शन वगैरह, उसी के ऊपर बात होगी। और बुक का भी मैंने आपको बताया था कि गैरिसन नोरीन ब्रीवर की बुक मैनेजेरियल अकाउंटिंग हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को करने के लिए। और उसी पर आज का हमारा दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कि शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन कैसे बनाया जाएगा, यानी कि आपने जो सेल की है उसको आप कितना कितना रिकवर करोगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एडिशन 15 का चैप्टर 8 का, वो आपके सामने मौजूद है और इसको हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि सिल्वर कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट, सिल्वर कंपनी है, प्रोडक्ट बना रही है, दैट इज वेरी पॉपुलर एज अ मदर्स डे गिफ्ट। ठीक है ना, मदर डे गिफ्ट के तौर पर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मदर्स डे आता है मई के अंदर, इसका मतलब क्या होगा कि पढ़ने से बात समझ में आती है कि इस कंपनी की जो सेल होगी मई के अंदर वो बहुत ज्यादा होगी। और वो आगे आपको ये बात बोल भी रहा है कि 10 पीक सेल्स अकर इन मई ऑफ ईच ईयर, हर साल मई के अंदर उनकी जो सेल होती है वो पीक पर होती है, बहुत ज्यादा होती है। एज शोन इन द कंपनी सेल बजट, कंपनी के सेल बजट में वो आपको दिखा भी रहा है, जो कि कौन से क्वार्टर के लिए, सेकेंड क्वार्टर के लिए, अप्रैल मई जून। इस ये आपका सेकेंड क्वार्टर है और बजटेड सेल्स आपको दी हुई है और तमाम की तमाम क्या है, अकाउंट पर है, उधार पर है। अप्रैल में आपने $3 लाख का माल बेचा है, मई के अंदर 5 लाख का और जून के अंदर 2 लाख का माल बेचा है। टोटल इस क्वार्टर के लिए आपने 10 लाख रुपए का, सॉरी, डॉलर का माल बेचा है। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले एक्सपीरियंस से पता क्या चल रहा है कि द कंपनी हैज लर्न दैट 20% ऑफ अ मंथ सेल आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल। यानी कि पिछले एक्सपीरियंस से ये बात आपको मालूम होती है सिंपल अल्फाज में कि ये कंपनी जितना भी बेचती है, जितना भी माल बेचती है उसका 20% उसी मंथ में कलेक्ट कर लेती है। अनदर 70% आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग सेल। ठीक है ना, जो 70% है, हर चीज का 100% है, 20% का उसी मंथ के अंदर ये क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो 70% है वो उसके अगले महीने कर लेते हैं। 70 और 20 हो गया 90%, एंड द रिमेनिंग 10%, और जो बाकी 10% है आर कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल, सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल। और जो बाकी का 10% बचता है वो जिस महीने में बेचा है उससे 2 महीने बाद जो है उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं अप्रैल में बेच रहा हूँ माल 3 लाख का, आपके सामने मौजूद है, तो इसका मतलब 20% तो मैं यहीं कलेक्ट कर लूंगा। और नेक्स्ट मंथ कौन सा आ रहा है, मई, तो इसमें मैं कलेक्ट करूंगा 70%। और इसके बाद बाकी रह गया 10, तो वो करूंगा जून में। ठीक है ना। तो 20% इन द मंथ ऑफ सेल, 70% फॉलोइंग मंथ, और 10% जो होगा वो सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेल होगा। ठीक है। अब आगे आपको कह रहे हैं बेड डेट्स आर नेग्लिजिबल एंड कैन बी इग्नोर्ड, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पिछले क्वार्टर के 2 मंथ की सेल भी बताई हुई है। फेब्रवरी सेल्स टोटल $230,000 एंड मार्च की सेल भी आपको बताई हुई है टोटल $260,000। इसका मतलब क्या हुआ कि फेब्रवरी के अंदर आपने $230,000 का अगर माल बेचा है तो 20% तो वहीं कलेक्ट हो गया होगा और 70% मार्च में कलेक्ट हो गया होगा, 10% जो बचा होगा वो अप्रैल में कलेक्ट करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश कलेक्शन शेड्यूल जब बनाएंगे तो फेब्रवरी की सेल का पार्ट भी इसमें शामिल होगा। और इसी तरीके से मार्च में आपने जो $260,000 का माल बेचा है तो 20% तो आपने उसी वक्त कलेक्ट कर लिया होगा। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में आपको 70% कलेक्ट करने और मई के अंदर आपने
10% कलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी 2 महीने का पार्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। रिक्वायर्ड में आपको कहते हैं कि प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ एक्सपेक्टेड कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल से बाय मंथ, महीने का भी बनाना है और टोटल भी करना है, यानी कि हर महीने का कितना है और टोटल कितना कैश कलेक्शन है फॉर द सेकेंड क्वार्टर। ठीक हो गया। अज्यूम दैट, सेकंड में कह रहे हैं कि अज्यूम करो कि कंपनी जो है वो बैलेंस शीट बनाएगी, बजटेड बैलेंस शीट कब बनाएगी, एज ऑफ जून 30। तो ये बताओ कि अकाउंट रिसीवेबल उस डेट का कितना होगा, यानी कि उस वक्त का अकाउंट रिसीवेबल बताओ जून 30 का, कि हमें मजीद कितना कलेक्ट करना है, यानी कि आसान अल्फाज में बोलें तो अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस बताओ कि कितना अभी भी बाकी है कलेक्ट करना। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप सॉल्यूशन के अंदर ये चीज देखें, मैंने डेटा में से दो चीजें निकाली हैं कि कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो कलेक्शन करनी है वो कैसे करेंगे, ये आपको मैंने पीछे भी समझाया कि 20% इन द मंथ ऑफ सेल, हर महीने की सेल का 20% तो उसी वक्त कलेक्ट कर लिया जाएगा। 70% इन द मंथ फॉलोइंग सेल, जो उसके बाद वाला महीना आएगा 70% वहां कलेक्ट कर लेंगे, और 10% इन द सेकेंड मंथ ऑफ फॉलोइंग सेल। ठीक है ना। तो 2 महीने के बाद, यानी कि अभी बेचा उसके बाद, और फिर उसके बाद जो मंथ आ रहा है सेकेंड मंथ, उसके अंदर बाकी का 10% आप क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो ये टोटल हो गया 100%। दूसरी चीज जो मैंने डेटा में से निकाली वो क्या है, बजटेड सेल है, कि यानी कि टोटल किस किस महीने की सेल है जो हमने यहाँ पर कंप्यूटेशन के लिए लेनी है। फरवरी की सेल, मार्च की सेल, ये पिछले क्वार्टर पहले क्वार्टर की सेल्स है, और जनवरी की तो कलेक्ट हो चुकी होंगी क्योंकि आपका क्वार्टर 3 महीने का होता है, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी की 20% वहीं कलेक्ट हो गई, फरवरी में 70% कलेक्ट हुआ होगा, और मार्च के अंदर उसका पूरा पार्ट कलेक्ट हो गया होगा, तो उसको यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फरवरी का 10% बचा है, मार्च का आपके पास 80% बचा है, इसलिए इसको लेना है। और इसी तरीके से आपके पास अप्रैल, तो इसी क्वार्टर की सेल है, इसको कंप्यूट करना पड़ेगा, मई की सेल को कंप्यूट करना पड़ेगा, और जून की सेल को भी कंप्यूट करना पड़ेगा, और देखेंगे कि कितना क्वार्टर का पैसा आपके पास बचता है। इसमें से जितना कलेक्ट नहीं होगा वो सेकंड रिक्वायर्ड में हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। तो कैश कलेक्शन शेड्यूल आपके पास कैसे बनेगा, मंथ्स फॉर कलेक्शन आप पहले लिख लेंगे भाई किस किस मंथ की कलेक्शन करनी है, और इस क्वार्टर की अप्रैल मई जून, तीनों मंथ क्वार्टर के अंदर आ गए, और टोटल भी उसने बोला कि टोटल करके दिखाना। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऊपर लिखा भी है कि 5 मंथ की सेल है, 3 मंथ यानी कि अप्रैल मई और जून, ये तो आपके पास फर्स्ट सेकंड क्वार्टर के हैं, बाकी फरवरी और मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स हैं जिसमें से कलेक्शन करनी है। तो आपके पास जो फरवरी है, फरवरी के अंदर सेल्स कितनी हुई थी, 2,30,000, उसका कितना परसेंट बचा है जो कलेक्ट करना है, 10%, 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू अप्रैल में 23,000, जो 2,30,000 के थे, 10% जो बनता है वो आपने अप्रैल में कलेक्ट किए, क्योंकि 70% तो आप मार्च में और 20% उसी वक्त आप कलेक्ट कर चुके हैं, तो बाकी बचा था 10% जो कि आपने अप्रैल में कलेक्ट कर लिया। तो अप्रैल के महीने में फरवरी का पार्ट कितना आ गया, 10%। इसी तरीके से जब आपने मार्च के अंदर सेल्स की 2,60,000, तो आपके पास 20% तो मार्च में ही कलेक्ट हो गया, बाकी 70% कहाँ कलेक्ट होगा, अप्रैल में, और उसके बाद 10% मई में। तो 2,60,000 का आपने जब 70% निकाला तो ये बनता है 1,82,000। ठीक है जी। और बाकी का 10% जो बचा, टोटल 80% था, 70 आपने अप्रैल में किया और 10% जो है वो मई में करना था, तो 2,60,000 का 10% कितना बनता है, 26,000, तो यहाँ पर आपने लिख दिया। उसके बाद आपने अप्रैल में सेल्स की जो कि सेकेंड क्वार्टर की है 3 लाख की, तो 20% इसी मंथ में रिसीव हो जाएगा, तो 3 लाख का 20%, अप्रैल की सेल्स का 20% जो कि 60,000 बनता है वो आपने अप्रैल में रिकॉर्ड कर दिया। 70% नेक्स्ट मंथ में, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लाख का 3 7 21, 2,10,000 आपका कलेक्ट होगा मई के अंदर।
और बाकी का बचा 10%, तो सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल, तो 3 लाख का 10% आपके पास हो जाता है 30,000 रुपए। तो तीनों परसेंट अलग अलग जो आपने ब्रेक किए हुए थे वो आपने सेकेंड क्वार्टर में अप्रैल की सेल्स के रिसीव कर लिए हैं। उसके बाद आपका है मई की सेल। मई की सेल है तो अप्रैल में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि मई तो अप्रैल के बाद आता है। बहरहाल मई की सेल का 20% उसी मंथ में कलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो मई का 20% कितना बनता है, 1 लाख, तो वो आपने यहीं पर कलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ, मई के बाद आता है जून। जून में होगा, नेक्स्ट मंथ में कितना होगा, 70%, तो 5 लाख का 70%, 70% बनता है 3,50,000, 5,735। और उसके बाद आता है जून जुलाई। जुलाई तो थर्ड क्वार्टर शुरू हो जाएगा, तो उसकी तो अभी हमने बात ही नहीं करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मई की सेल का अभी भी 10% आपने रिसीव करना है जुलाई के अंदर। उसके बाद लास्ट आपका मंथ है इस क्वार्टर का जून। जून के बाद आ जाएगा जुलाई। तो आपने 20% कलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने परसेंट जो है वो गलत लिख दिया, यहाँ पर 20% आएगा और राइटिंग में मिस्टेक हो गई, 2 2 यहाँ पर कलेक्ट जो कंप्यूटेशन है वो बिल्कुल सही की हुई है। 2 लाख का 20% आपका 40,000 होता है, यानी कि जून की सेल का उसी मंथ में 40,000 आपके पास यहाँ पर कलेक्शन हो जाएगी या रिसीप्ट आ जाएंगी। ठीक हो गया। ये तो हर महीने की आपने कलेक्शन लिख ली। उसके बाद आप हर मंथ का टोटल कर लें कि 23,000 फरवरी का, मार्च का 182 और अप्रैल का 60,000। तो ये आपके पास कितना बन गया, यहाँ से आप देखें रो साइड में तो ये 23,000, और यहाँ से अगर आप अप्रैल का टोटल करें तो 2,65,000 रुपीज की कलेक्शन बनती है। और मई की अगर आप करें तो अप्रैल और मई दोनों की टोटल मिलाकर करें तो 2,08,000, लेकिन सिर्फ मई का टोटल करें तो यहाँ से नीचे आपकी टोटल कलेक्शन बनती है 3,36,000 रुपीज। उसके बाद अगर आप यहाँ पर सिर्फ लेकर आए जून का, तो जून का कितना बनता है, 4,20,000, लेकिन अगर आप अप्रैल की सेल्स का यहाँ तीनों महीनों के अंदर डिवाइड करें तो ये बनता है 3 लाख रुपए। ठीक है जी। और मई की सेल का जो कलेक्शन का पार्ट है वो 4,50,000 यहाँ से बनता है, और जून की सेल का 40,000, क्योंकि उसका सिर्फ 20% ही आपने कलेक्ट किया, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 40,000। इसको यहाँ पर आप रो और कॉलम दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, $10,21,000। ठीक है ना। तो टोटल बन जाएगा, यानी कि इतना आपने कलेक्ट कर लिया है। जो टोटल आपकी यहाँ पर सेल बनती है ना अकाउंट पर, वो कितनी थी, 2,30,000 थी, 260 थी, 3 थी, 5 लाख थी और 2 लाख थी। ठीक है ना। 10 लाख तो इसी की थी, 14,19,000 था, उसमें से कुछ पार्ट आप कलेक्ट कर चुके थे, सही है ना। तो बाकी का आपने इतना कलेक्ट कर लिया, कितना बचा वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से कलेक्शन शेड्यूल भी समझ में आ गया होगा, और आइंदा क्वेश्चन में अगर ये आपके सामने आता है तो आप इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें इसी तरीके से बातें मेंशन की हुई हैं कि इतना परसेंट इसमें कलेक्ट करेंगे, और सिर्फ सेल के हवाले से बात नहीं की हुई। जब प्रोडक्शन शेड्यूल बनाएंगे या कुछ परचेज करेंगे तो उसके अंदर भी इसी तरीके से है कि हम इस हिसाब से इतना परसेंट जो है वो खरीदेंगे, और एंडिंग इन्वेंट्री के हवाले से भी इतना इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। अब चलते हैं हम अपने सेकंड रिक्वायर्ड की तरफ, जो उसने बोला कि भाई बजटेड जो बैलेंस शीट हम बनाने वाले हैं, आप ये बताएं कि आपका अकाउंट रिसीवेबल कितना होगा। अब आप देख सकते हैं कि मई के अंदर जो आपने सेल की वो 5 लाख थी। ठीक है ना। मई के अंदर जो सेल्स थी वो 5 लाख की थी। मई के बाद आया जून। मई के अंदर तो 20% आप रिसीव कर चुके, कलेक्ट कर चुके, और जून के अंदर आप 70% कर चुके, यानी कि 90% तो आपने रिसीव कर लिया, बाकी रह गया 10। तो 5 लाख का 10% क्या हो गया, $50,000। इसका मतलब क्या है कि $50,000 अभी भी रिसीव करना है, जो कि जुलाई के मंथ में रिसीव हो जाएगा। इसी तरीके से जून की सेल की अगर हम बात करें तो जून के अंदर आपने 2 लाख का माल बेचा था।
और जून के अंदर ही, उसी मंथ के अंदर ही आपने 20% कलेक्ट कर लिया था, बाकी 70% उसके अगले महीने में यानी कि जुलाई में, ठीक है ना, और अगस्त में आपने 10% कलेक्ट करना है, तो टोटल आपका 70 + 10 = 80% जो है वो कलेक्ट करना रहता है। तो 2 लाख का 80% यानी कि 2 8 16, $1,60,000 अभी भी कलेक्ट करना बाकी है। तो दोनों को जब हमने टोटल करना है तो 2,10,000 का बैलेंस आपका अकाउंट रिसीवेबल का आपकी बजटेड बैलेंस शीट में शो होगा, जो कि आपने कलेक्ट करना है, या आप आसान अल्फाज में कहें कि आपके अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।